शायद नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन का सबसे आकर्षक पहलू था उनकी साधारण शुरुआत। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के एक जनरल से लेकर सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट तक का सफर तय किया। वे 11 नवंबर 1799 से लेकर 18 मई 1804 तक फ्रेंच रिपब्लिक के पहले काउंसिल के रूप में फ्रांस के शासक रहे। 18 मई 1804 से लेकर 6 अप्रैल 1814 तक वे नेपोलियन प्रथम के रूप में फ्रांस के सम्राट और इटली के राजा थे। 20 मार्च से 22 जून 1815 के बीच थोड़े से समय के लिए उन्हें फिर से सम्राट की पदवी मिली। नेपोलियन का सामान्य जीवन से सत्ता तक का सफर वास्तव में प्रभावशाली था। उनकी सैन्य शक्तियों और इच्छा शक्ति की मजबूती ने एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले और प्रभावशाली व्यक्तित्व का उत्थान देखा, लेकिन जिसकी त्रुटियां आखिरकार उनके पतन का कारण बनी। किसी भी भूमिका में वे पश्चिम के इतिहास के अब तक के सबसे यशस्वी व्यक्तित्वों में से एक हैं। वे फ्रांसीसी राज्य के सैन्य विस्तार के लिए समर्पित थे, जिसके लिए उन्होंने सैन्य संगठन और प्रशिक्षण में क्रांति ला दी। उन्होंने शिक्षा में सुधार लाने का प्रयास किया और रोमन चर्च के साथ दीर्घकालीन समझौता कायम किया। नेपोलियन के कई सुधारों में फ्रांस के संस्थाओं और पश्चिमी यूरोप के अनेक हिस्सों पर अमिट छाप छोड़ी। कई देशों ने अपनी नागरिक विधि संहिताएं बनाते समय नेपोलियनिक कोड को आदर्श के रूप में अपनाया। हालांकि उन्होंने अंत में फ्रांस की सीमाएं पहले से छोटी कर दी, लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत सम्मान अर्जित किया और इसलिए उन्हें इतिहास का एक महान नायक माना गया। नेपोलियन ने खुद कुछ नए सैन्य प्रयोग किए, जैसे मिस्र में तैनात डिविजनल स्क्वायर और तोपों को समूह में रखना। इसके अलावा उन्होंने बहुत से स्रोतों से बेहतरीन रणनीतियां सीखी और आधुनिकीकृत फ्रांसीसी सेना का इस्तेमाल करते हुए कुछ बड़ी जीतें हासिल की। दुनिया भर की सैन्य एकेडमियों में उनके अभियानों का अध्ययन किया जाता है और उन्हें सामान्यतः अब तक का एक महानतम कमांडर माना जाता है। उन्होंने सिर्फ 10 वर्ष से कुछ अधिक समय में यूरोप के लगभग सभी शक्तिशाली देशों से लड़ाई की। उन्होंने यूरोप के अधिकांश पश्चिमी तथा मध्य मुख्य भूमि पर कब्जा किया। नेपोलियन ने रूस तक लड़ाई या गठबंधन द्वारा अपना विस्तार जारी रखा। अक्टूबर 1812 में लीपजिग की लड़ाई में नेपोलियन को पराजय मिली और उन्हें गद्दी छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। कई महीने बाद उन्हें निर्वासित करके एल्बा द्वीप भेज दिया गया, लेकिन उन्होंने नाटकीय ढंग से वापसी की, जो 100 डेज के रूप में प्रसिद्ध है। लेकिन फिर से वे 18 जून 1815 को वाटरलू की लड़ाई में बुरी तरह परास्त हुए। इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तब उन्हें निर्वासित करके सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, जहां 6 वर्ष बाद उनका निधन हो गया। अपनी सैन्य उपलब्धियों के अलावा नेपोलियन को नेपोलियनिक कोड की स्थापना के लिए भी याद किया जाता है। कुछ लोगों की नज़र में तानाशाह रहे नेपोलियन ने भाई भतीजावाद की नीति अपनाई। उन्होंने बोनापार्ट परिवार के बहुत से सदस्यों को अपने अधीन देशों का राजा बना दिया। उन्होंने नज़दीकी मित्रों को सरकार में महत्वपूर्ण पद सौंपे, लेकिन नेपोलियन के पतन के बाद इनमें से कोई भी लंबे समय तक सत्ता में नहीं रह सका। केवल एक भतीजे नेपोलियन तृतीय ने बाद में 19वीं सदी में फ्रांस पर शासन किया। तो दोस्तों, आपको नेपोलियन की यह दास्तां कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।